हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने आयोनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी किया था। आयोनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है ये स्टडी किया था। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। इसलिए हम स्टार्ट करते हैं। आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं आपको थोड़ा बहुत पता होगा। पहले तो केटायंस मींस केटायन से A+ और एनायन B- फॉर्म होगा एंड इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, राइट। और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अपन बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। आप सबको पता है। और जिस कंपाउंड में आयोनिक बॉन्ड हो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले आपको आयोनिक कंपाउंड क्या होता है ये समझ में आ गया। अब देखो अगर आयोनिक कंपाउंड के बारे में बात करें तो यहाँ पे A+ और B-, प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन है। प्लस एंड माइनस के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। इमेजिन करो कि अगर आपको सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में ले जाना है, राइट, तो आपको पहले केटायन और एनायन प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो इनको दूर ले जाना बहुत डिफिकल्ट है। इट मींस इनको सेपरेट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। बहुत ज्यादा एनर्जी देने का मतलब है बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। इट मींस अगर आयोनिक कंपाउंड को मेल्ट करना है, मेल्ट करना मींस सॉलिड से लिक्विड में ले जाना है तो आपको हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। क्लियर है। तो चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में आते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, रिलेटिवली हाई होगा। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड पॉइंट, देखिए अगर मैं फेज की बात करूं कि कौन से स्टेट में रहेंगे, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट, तो आयोनिक कंपाउंड जनरली सिंस प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन है इनसे बहुत पास में रहेंगे। कोई भी एटम या मॉलिक्यूल पास में है इनसे सॉलिड है, दूर है रिलेटिवली तो लिक्विड है, और दूर ले जाओगे तो ये गैस बन जाएगा। तो सॉलिड स्टेट में ये डिस्टेंस बहुत कम होता है एंड सिंस इनमें अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है इसीलिए आयोनिक कंपाउंड जनरली सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। तो लिखिए सेकंड पॉइंट, जनरली। Second property, generally they are in solid state. Generally they are in solid state. Clear? अब अगर अपन बात करें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में, थर्ड प्रॉपर्टी इज अपने को रिलेटेड है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से। अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में बात करें तो कभी भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, या फिर मोर जनरल आप बोल सकते हो अगर आयंस का फ्लो होगा, प्लस या माइनस चार्ज का फ्लो होगा तब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा। लेकिन मान लो कि आयनिक कंपाउंड है और ये सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, मूव नहीं कर सकते हम, तो सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगे। लेकिन यहीं पे अगर बात करेंगे लिक्विड फेज में, लिक्विड फेज में क्या होता है, मोल्टेन फेज में मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं मींस आयंस का फ्लो पॉसिबल है। तो अगर आयंस मूव कर सकते हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेगा। तो थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगे लेकिन मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेंगे। क्लियर है। अब थर्ड पॉइंट लिख लीजिए कि थर्ड पॉइंट लिखिए, दे डू नॉट शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दे डू नॉट शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, दे डू नॉट शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, but they can show electrical conductivity, yeah, but they conduct electricity, but they conduct electricity in molten state, clear। फोर्थ पॉइंट, अगर हम सॉलिबिलिटी के बारे में बात करें, आपने बचपन में एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या है, अगर कोई भी पोलर कंपाउंड है, पोलर कंपाउंड में जिसमें पोलैरिटी है, पोलैरिटी में जिसमें प्लस और माइनस चार्ज है, तो पोलर कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में
सॉल्युबल होगा, एंड नॉन पोलर NP लिख देता हूँ, नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा। तो जनरली ऐसा रूल होता है। तो इस प्रिंसिपल को बोलते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल। ठीक। अगर देखा जाए आयनिक कंपाउंड में प्लस और माइनस चार्ज होगा, मीन्स यहाँ पे पोलैरिटी होगा मीन्स ये पोलर कंपाउंड है, राइट। तब ये पोलर कंपाउंड है, किसमें सॉल्युबल होंगी? पोलर सॉल्वेंट में। तो आप लिख सकते हैं फोर्थ पॉइंट, आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, ब्रैकेट लिख सकते हो लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल। ये बहुत ही कॉमन सा प्रॉपर्टी आप सबने पढ़ा होगा ये सब। अब देखिए अपन कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है। आपको पता है, जैसे मान लो मैं फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लीजिए आपके पास मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखा जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा नियॉन 3s2, मीन्स इसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर ये अपना 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो फिर ये नियॉन टाइप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा। अब मान लीजिए मेटल है, इसके बगल में कोई नॉन मेटल आता है, जैसे ऑक्सीजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखा जाए तो होता है हीलियम 2s2 2p4, मीन्स अगर ऑक्सीजन में देखा जाए कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन को क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अगर ये मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को डोनेट कर दे, अगर मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को डोनेट कर दे तो ये बन जाएगा Mg2+, राइट, और ये बन जाएगा OP2-। Mg2+ का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नियॉन टाइप हो गया, मींस इनर्ट गैस कन्फिगरेशन हो गया, स्टेबल हो गया। O2- का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, मींस ये भी नियॉन टाइप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। लेकिन जैसे केटायन और एनायन बनेगा, अब इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फिर ये दोनों पास में आएंगे और ये बन जाएगा MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिकली आयनिक कंपाउंड है और इनके बीच में आयनिक बॉन्ड होगा। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए मैग्नीशियम ही ले लेता हूँ, मैग्नीशियम और इसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नियॉन 3s2 है। अब ये मेटल, मान लीजिए कि कोई बगल में मेटल आया, अब इमेजिन करो लेट्स से क्लोरीन आ गया। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है नियॉन 3s2 3p5, 1 2 3 4 5 6 7। मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं क्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 क्लोरीन जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो अब क्या होगा, एक और क्लोरीन आएगा और ये क्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम का ये एक्सेप्ट कर लेगा, 1 क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर लेगा। मींस मैग्नीशियम 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 1 क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो आप देख सकते हैं क्या बनने वाला है, Mg पे चार्ज हो जाएगा 2+, Cl- एंड Cl-। क्लियर है? फिर ये प्लस और माइनस चार्ज है, इनके बीच में फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और क्या बन जाएगा, MgCl2। फिर से ये आयनिक बॉन्ड है इनके बीच में और MgCl2 को बोलेंगे आयनिक कंपाउंड। क्लियर है? आप एग्जांपल नोट कर सकते हैं। चलिए, हमने जो भी अभी तक एग्जांपल देखा, ये बेसिकली ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब हम लोग बात करने वाले हैं अचीविंग ऑक्टेट बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मींस अब इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हो सकता है, ये पढ़ना है हमें। आपको पता है कि अगर
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या जब भी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, तो सबको पता होगा कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो चलिए इन्हीं देते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। चलिए एक सिंपल से एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आपके पास क्लोरीन है, क्लोरीन मीन्स ये है नियॉन 3s2 3p5 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसके बगल में कोई मेटल आ जाए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर कोई मेटल इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे फिर तो बहुत अच्छी बात है, राइट। लेकिन मान लीजिए कि आपको क्लोरीन के बगल में जस्ट क्लोरीन ही आया, क्लोरीन जा रहा है और बगल में क्लोरीन आ गया, मेटल आयन। आपको पता है कि क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मींस नियॉन 3s2 3p5 1 2 3 4 5 6 7। अब स्टेबल तो होना है दोनों को, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, टारगेट तो हमारा यही है। कैसे कंप्लीट किया जाए? एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे इसको, 7 से 8 हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, इसका ऑक्टेट की तो बात छोड़ो, 7 की जगह पे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मींस यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो इन दोनों ने मिलकर एक बीच का सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन क्या है, इन्होंने बोला यार कि चलो ठीक है 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने को, 7 इलेक्ट्रॉन है, आप एक काम करो कि मेरा 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो आप, और आप क्लोरीन भाई अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लो। बहुत अच्छी बात है। इन क्लोरीन भाई ने बोला कि चलो ठीक है मेरा भी 1 इलेक्ट्रॉन आप भी शेयर कर लो, और जब आपको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो मेरा 1 इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट कंप्लीट कर दो। हुआ क्या यहाँ पे, इस क्लोरीन का अगर आपको ऑक्टेट चेक करना है 1 2 3 4 5 6 7, एक शेयर इलेक्ट्रॉन इसमें काउंट कर लो, 7 + 1 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। सिमिलरली अगर आपको इस क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो देखिए 7 इलेक्ट्रॉन और इसको भी 1 काउंट कर लीजिए आप, मींस टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, दोनों क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये और ये दोनों में ही शेयर्ड है। तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, इस लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। मींस यहाँ भी एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, यहाँ क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को आप लिख दीजिए, मींस इस पे 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और है, 2 + 2 + 2, ये यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। क्लियर है? आपको दिख रहा होगा यार कि ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, राइट। ये दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर आप इसको बोल सकते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप ये भी बोल सकते हैं इसको बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये जो पेयर दिख रहा है, ये 1 पेयर है, ये 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बॉन्ड फॉर्मेशन में या शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करें, इनको बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको क्लियर हो गया होगा? अगर कोई आपसे पहला क्वेश्चन पूछे कि Cl2 में क्लोरीन Cl2 में कितने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। 1 पेयर मींस 2 इलेक्ट्रॉन। आपसे अगर कोई बोले कि Cl2 में कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर है? चलिए आगे की बात कर लेते हैं। लेट्स से सेकंड एग्जांपल, मैंने मान लिया कि ऑक्सीजन एटम है। ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सबको पता है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के बगल में मेटल आ गया तब तो
बहुत अच्छी बात है, मेटल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन मान लो कि किस्मत से ऑक्सीजन भी मिल गया बगल में, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। अब क्या होगा? फिर से अब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो नहीं सकता। फिर से ये क्या सोचेंगे, चलो ठीक है देखते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। बात समझ में आ रही है क्या? तो अब ये क्या बनने वाला है, ऑक्सीजन। देखिए यार कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर है, क्या पूछा मैंने, कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है यहाँ पे। तो ये 1 पेयर और ये 1 पेयर, मींस 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर है। अगर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो ऐसे सिंगल बॉन्ड लिखते हैं, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर है तो ऐसे आपको डबल बॉन्ड लिखना पड़ेगा। लोन पेयर लिखते हैं, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, मींस इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर और इस ऑक्सीजन पे भी 2 लोन पेयर है। क्लियर है? चलिए अपन नेक्स्ट बात करें, थर्ड एग्जांपल। लेट्स से नाइट्रोजन ले लिया, नाइट्रोजन में 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। मैं तीनों को ऐसे लिख देता हूँ, आपको रीजन समझ में आ जाएगा। मान लीजिए फिर से बगल में नाइट्रोजन ही आ जाए, 1 2 3 4 5। अब इसको 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे? आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी यार, ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट। ये भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट। यहां से क्या बनेगा, n ट्रिपल बॉन्ड n, 1 लोन पेयर, यहां भी 1 लोन पेयर। क्लियर? तो यार अगर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होगा तो इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है तो डबल बॉन्ड, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है? तो ऐसे ही फोर्थ एग्जांपल, मान लीजिए हाइड्रोजन है, राइट? हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और बगल में भी एक हाइड्रोजन ही आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन। आपको पता है हाइड्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? बिकॉज आप देखेंगे हाइड्रोजन का जो नियरेस्ट नोबल गैस है ये हीलियम है और हीलियम के पास जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन में ही ये स्टेबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि हीलियम को ऑक्टेट नहीं, जस्ट इसको बोलते हैं डुप्लेट कंप्लीट करना है। डुप्लेट मींस जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन ही रखे या डुप्लेट कंप्लीट कर ले तो ही स्टेबल होता है। तो हाइड्रोजन को सिर्फ डुप्लेट कंप्लीट करना है। अब सोचिए डुप्लेट कैसे कंप्लीट होगा। फिर से अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर ले, डुप्लेट कंप्लीट हो गया। ये भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, डुप्लेट कंप्लीट हो गया। मींस कैसे ड्रॉ करोगे, H सिंगल बॉन्ड H, राइट? यहाँ पे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, पेयर मींस 1 पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो जस्ट ये 1 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर यहाँ पे कितने हैं, 0 है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इतना तो आपको समझ में आया ही होगा, राइट? चलिए मान लो 5th एग्जांपल, CH4। ठीक, यहाँ पे समझना, कार्बन है, कार्बन के पास 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, राइट? अब 4 हाइड्रोजन आ रहा है। मान लीजिए 1 हाइड्रोजन आया, 1 हाइड्रोजन आया, 1 हाइड्रोजन इधर से आया, 1 हाइड्रोजन इधर से आया। हाइड्रोजन को तो डुप्लेट कंप्लीट करना है, तो डुप्लेट कंप्लीट करना है। ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, डुप्लेट कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया, डुप्लेट कंप्लीट हो गया, डुप्लेट कंप्लीट हो गया। लेकिन कार्बन को क्या फॉर्म करना है, कार्बन को ऑक्टेट फॉर्म करना है। सिर्फ हाइड्रोजन को डुप्लेट कंप्लीट करना होता है। अब क्या होगा कि कार्बन देखिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपने साथ शेयर कर ले, क्या होगा, कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो कैसे इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ये हो गया CH4 का स्ट्रक्चर। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए अपने नोट करें और कोवैलेंट कंपाउंड का, कोवैलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन लिखें।
लेकिन इसमें कि a covalent bond is formed by sharing of pair of electron. A covalent bond is formed by sharing of pair of electron. A covalent bond is formed by sharing of pair of electron between two atoms. Sharing of pair of electron between two atoms. Each atom, a covalent bond is formed by sharing of pair of electron between two atoms. Each atom contributing one electron. To the shared pair. Each atom contributing one electron to the shared pair. समझ आ रहा कि जो भी शेयर्ड पेयर है, जैसे शेयर्ड पेयर ये है, इस शेयर्ड पेयर में ये एटम 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, ये एटम 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। यहाँ भी ये शेयर्ड पेयर है, इस शेयर्ड पेयर में ये शेयर्ड पेयर दिख रहा है आपको, इस शेयर्ड पेयर में 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट करेगा और ये 1 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट करेगा। यहाँ भी 1 शेयर्ड पेयर ये है, इस शेयर्ड पेयर में 1 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन, 1 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट करेगा। ये कितना क्लियर है? एक चीज और ध्यान रखना, आपको पता है कि 1 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दोनों का स्पिन अपोजिट होता है। तो यहाँ भी जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिस स्पेस में रहेंगे बेसिकली आप बोल सकते हो ऑर्बिटल ही होता है, ठीक। तो यहाँ पे जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों का स्पिन अपोजिट होना चाहिए। कभी भी दो सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन साथ में नहीं रह सकते। तो अगर यहाँ पे शेयर्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन साथ में आ रहे हैं तो दोनों का स्पिन क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। आप नोट में चाहो तो ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन should have opposite spin. Next are there properties of covalent compound। देखो ऐसे याद रखो कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड में A+ और B-, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ऑफ कोर्स इनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होता है आयनिक कंपाउंड में, लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड में जस्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में, राइट। तो इनके बीच में अट्रैक्शन आप बोल सकते हो रिलेटिवली कम होगा आयनिक कंपाउंड से। इट मींस आयनिक कंपाउंड में अट्रैक्शन ज़्यादा है, मॉलिक्यूल पास में रहेंगे, लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड में मॉलिक्यूल रिलेटिवली दूर रहेंगे। इतना पॉइंट समझ में आया? आप सारे पॉइंट फिर से बता सकते हो। आयनिक कंपाउंड जनरली सॉलिड स्टेट में होते हैं, लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड सिंस मॉलिक्यूल रिलेटिवली दूर है तो जनरली लिक्विड में होते हैं, या फिर कुछ जगह पे आपको गैसेस भी मिल सकते हैं, राइट। तो लिखिए फर्स्ट पॉइंट प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड में, लिखिए कि जनरली दे एग्जिस्ट एज gases or liquid generally they exist as gases or liquid
of low boiling point. Generally they exist as gases or liquid of low boiling point. Point number 2, आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, कोवैलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, रिलेटिवली कम होगा। तो सेकंड लिख सकते हैं कि दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। पॉइंट नंबर 3, आपको पता है कि कोवैलेंट कंपाउंड में ऐसा कोई आयंस तो फॉर्म होगा नहीं है, ए सिंगल बॉन्ड भी है, यहाँ पे आयन तो है नहीं। आयनिक कंपाउंड में आयंस थे तो आयंस का फ्लो हो सकता था, इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं कौन से फेज में, लिक्विड फेज में। लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड के केस में आयंस है ही नहीं, जब आयंस ही नहीं है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। अब लिखिए थर्ड पॉइंट, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पॉइंट नंबर 4, अपन सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करें। अब पता है लाइक डिसॉल्व लाइक, तो ये जनरली इनमें चार्ज नहीं होता है, मींस पोलैरिटी नहीं होता है। जनरल अगर मैं बात करूँ तो ये नॉन पोलर होते हैं, तो नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे, पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होंगे। तो पॉइंट नंबर 4, दे आर इनसॉल्युबल इन, they are insoluble in polar solvent like water. They are insoluble in polar solvent like water and soluble in and soluble in non-polar solvent and soluble in non-polar solvent like carbon tetrachloride, benzene and so on. हो गया। अब चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये हो गया कोवैलेंट बॉन्ड। एक और टाइप ऑफ बॉन्ड होता है जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड, चलिए समझने का ट्राई करते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। देखिए आप इमेजिन करो कि आपके पास एक एटम है ए, और ए का ऑक्टेट कंप्लीट है, राइट। मान लीजिए इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट है। दूसरा एटम है बी, इसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 या फिर ऐसे मानो कि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है ऑक्टेट कंप्लीट होने से, मींस ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मींस लेट्स से 2 इलेक्ट्रॉन कम है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है ऑक्टेट कंप्लीट होने से, लेट्स से 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बी। ए का ऑक्टेट कंप्लीट है, बी का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है? फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, तो ये ट्रांसफर कर ले, बी का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन अब ए के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। सेकेंड पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो जाए, मतलब ये बोले बी ये 2 इलेक्ट्रॉन तुम शेयर कर लो और इसका 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दो, जैसे मैंने कोवैलेंट बॉन्ड में देखा था, राइट। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम पता है क्या है? बी के पास तो चलो 2 + 2 + 2 + 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन ए के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे?
2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। एक ऑक्टेट पहले तो कंप्लीट था, अभी ऑक्टेट से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे ए था, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन, बी के पास 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन ये शेयरिंग थोड़ा सा अनइक्वल होगा। अनइक्वल बोलने का मतलब है, इसमें क्या होगा कि जो 2 इलेक्ट्रॉन ए के हैं, क्या बोला मैंने, 2 इलेक्ट्रॉन ए के हैं, सिर्फ यही शेयरिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन ए के शेयर कर ले, और इसका खुद का ऑक्टेट तो कंप्लीट है ही। बात समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे देखेंगे ए का 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, ए के पास 8 इलेक्ट्रॉन, बी के पास भी 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? यहाँ पे जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक ही एटम से आ रहे हैं। लेकिन हमने देखा था कोवैलेंट कंपाउंड में क्लोरीन, जैसे 7 इलेक्ट्रॉन लिया था मैंने, यहाँ भी क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जब 1 पेयर ऑफ शेयरिंग हो रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन से, 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन से आ रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो टोटल 1 एटम से ही आ रहा है। बात समझ में आ रही है क्या? मींस ये भी स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ही है। कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, यहाँ भी शेयरिंग हो रहा है, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन, जो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर, दोनों एटम से आएंगे। लेकिन यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन किससे आएंगे? सिर्फ 1 एटम से ही आएंगे। बात समझ में आ रही है क्या? तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए, सिंस दोनों इलेक्ट्रॉन ए के हैं, मींस ए से इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं बी में, राइट? तो आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, ए से एरो दे दोगे बी के साइड में। इसका मतलब क्या है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसके हैं? ए के हैं। ए से इलेक्ट्रॉन किसकी साइड में जा रहा है शेयरिंग के थ्रू? बी के साइड में। ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बी, या फिर आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए सिंगल बॉन्ड बी, ए पे प्लस बी पे माइनस। क्लियर है क्या? तो चलिए नोट कर लीजिए और इसका डेफिनेशन लिखिए आप। लिखिए कि इट इज अ, इसका डेफिनेशन लिखिए, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ देखिए इसका डेफिनेशन, यानी कि इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन विच, it is a special type of covalent bond in which both electrons of the shared pair, in which both electrons of the shared pair, in which both electrons of the shared pair are contributed by, in which both electrons of the shared pair are contributed by only one atom, are contributed by only one atom. क्लियर है? चलिए कुछ नोट में इसमें पॉइंट लिख लें आप। देखिए नोट में फर्स्ट पॉइंट, नोट में फर्स्ट पॉइंट, इस बॉन्ड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो एरो से करते हैं, पता है? देखिए कि the bond is represented by an arrow, the bond is represented by an arrow, the bond is represented by an arrow pointing towards the acceptor atom, pointing towards the एक्सेप्टर एटम। मतलब ए से बी एक्सेप्ट कर रहा है तो एरो ए से बी के साइड में होगा। द बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स द
एक्सेप्टर एटम। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट इसमें लिखिए कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड होने के लिए कंडीशन क्या है कि एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, दूसरे एटम के पास वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होना चाहिए। राइट? ऑक्टेट कंप्लीट होने के साथ साथ इसके पास वन लोन पेयर भी होना चाहिए, तभी तो ये डोनेट करेगा। राइट? तो लिखिए इसमें कि फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्ड one atom has for coordinate bond one atom has complete octet, one atom has complete octet and possess a lone pair LP. For coordinate bond, one atom has complete octet and possess a lone pair, and other atom should have deficiency of 2 electron, and other atom should have deficiency of 2 electrons. सेकेंड पॉइंट भी बहुत सिंपल है। थर्ड पॉइंट लिखिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आफ्टर फॉर्मेशन is non-different from coordinate bond. Sorry, coordinate bond after formation is non-different from covalent bond. Coordinate bond after formation is non-different from covalent bond. मीन्स ये थर्ड पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो यार, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होने का प्रोसेस डिफरेंट है। प्रोसेस उसमें क्या है कि दोनों एटम वन इलेक्ट्रॉन लेंगे तब कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन डिफरेंट है, इसमें एक ही एटम 2 इलेक्ट्रॉन देगा तब बॉन्ड फॉर्म होगा। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट दोनों का डिफरेंट है, लेकिन एक बार बॉन्ड फॉर्म हो गया इसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड दोनों एग्जैक्टली सेम हो जाते हैं, मतलब प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। मतलब क्या चाहिए, मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ। एग्जांपल इसका फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ NH4+ अमोनियम केटायन से। वो पता होगा अमोनियम केटायन में से होता कैसे है, अमोनिया एंड H+ जब कंबाइन होते हैं तो NH4+ बनता है। राइट? अमोनिया कैसे बनता है चलिए ये देख लेते हैं पहले। तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5। राइट? 3 हाइड्रोजन आएंगे तो 1 हाइड्रोजन आया 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, तीसरा हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। राइट? हाइड्रोजन को तो डुप्लेट कंप्लीट करना है, ये डुप्लेट कंप्लीट कर लिया, ये भी कंप्लीट कर लिया, ये भी कंप्लीट कर लिया। नाइट्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो नाइट्रोजन क्या होगा, यहाँ से ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। बात समझ आ रही है? आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, एक लोन पेयर। राइट? आपके पास NH3 बन चुका है, मतलब नाइट्रोजन है, एक लोन पेयर है। चलो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अब बगल में क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे H+ आ रहा है। तो अगर अब H+ आएगा, H+ के पास आपको पता है हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। मीन्स अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास मैं लिख सकता हूँ कि 1 इलेक्ट्रॉन होता है। H+ में हाइड्रोजन ने जब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो H+ बना, तो H+ का कॉन्फ़िगरेशन 1s0 होगा। मीन्स H+ में तो 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, H+ के पास 0 इलेक्ट्रॉन है। कंडीशन देखिए, क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होने का कंडीशन दिख रहा है क्या? कंडीशन यही है कि एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 + 2 + 2 + 2 8 इलेक्ट्रॉन,
दूसरे एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए, लेकिन हाइड्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करना है, डुप्लेट कंप्लीट करना है, तो डुप्लेट के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कम है। अब क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन H+ के साथ ही शेयर करेगा। कैसे? आप ऐसे सोच सकते हैं, नाइट्रोजन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये हाइड्रोजन के साथ इसने शेयर किया था, 1 इलेक्ट्रॉन ऐसा हाइड्रोजन के साथ शेयर किया था, और ऐसे हाइड्रोजन के साथ शेयर किया था, ऐसे ही ऐसे ही। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन है, इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन है, टोटल चार्ज मैं ऊपर लिख देता हूँ प्लस, ओवरऑल चार्ज प्लस रहेगा। हाइड्रोजन के पास 0 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर कर लेगा, राइट। और नाइट्रोजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट होता हुआ दिख रहा होगा आपको, बात समझ आ रही है क्या? मतलब यार ये यहाँ से नाइट्रोजन हाइड्रोजन 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 ऐसे प्लस ये बनेगा। ऑफ कोर्स इसमें से 3 कोवैलेंट बॉन्ड है, 1 कोऑर्डिनेट है, लेकिन देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होने का मेथड डिफरेंट है, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन देगा। कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होने का मेथड डिफरेंट है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन देगा, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देगा। लेकिन एक बार बन जाने के बाद अगर मैं आपको NH4+ दे दूं, नाइट्रोजन से 4 हाइड्रोजन अटैच है, आप ये नहीं बता सकते हो कि कौन सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड है, बिकॉज सारे बॉन्ड के प्रॉपर्टी सेम होगी। जिनका बॉन्ड लेंथ देखोगे ये भी सेम होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ देखोगे सेम होगा, बॉन्ड एनर्जी देखोगे सब कुछ सेम होगा। मैं ये बोल रहा था आपको कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसमें एक है, तो फॉर्मेशन का प्रोसेस डिफरेंट है, फॉर्म होने के बाद सबका प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्लियर है? एक सिंपल सा क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन NH4Cl। कौन कौन से टाइप्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट है? आयनिक बॉन्ड है या कोऑर्डिनेट है या कोवैलेंट है या इनमें से 2 है या फिर 3 है? आपको ट्राई करना है, सोचिए कौन कौन से बॉन्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट है। देखा जाएगा यहाँ पे NH4Cl, अब पता अमोनियम क्लोराइड है, आप केटायन और एनायन में ब्रेक कर सकते हैं। ये हो जाएगा NH4+ और Cl-। आयनिक बॉन्ड है, आयनिक को दिख रहा है आयंस है, तो आयोनिक बॉन्ड तो होगा ही, आयनिक है। NH4+ में आपको पता है कोवैलेंट भी होता है और कोऑर्डिनेट भी होता है, इट मींस आयनिक भी है यहाँ पे, कोवैलेंट भी है यहाँ पे, और कोऑर्डिनेट भी है यहाँ। तीनों टाइप्स के बॉन्ड प्रेजेंट है। क्लियर है क्या? चलिए इसमें सेकंड एग्जांपल, सेकेंड एग्जाम्पल है H3O+। H3O+ कैसे बनता है? तो H2O एंड H+ से बनता है वाटर और H+, मतलब H+ को अगर आप वाटर में ऐड करोगे तो ये H3O+ बन जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि वाटर कैसे बनता है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 2 हाइड्रोजन आएंगे, तो 1 हाइड्रोजन आया 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन है 1 इलेक्ट्रॉन। पहले तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, यहाँ भी कंप्लीट किया पहले। अब ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट कर लो, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। क्लियर है? आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर दिख रहे हैं? ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर दिख रहे हैं? यहाँ पे 2 लोन पेयर दिख रहे होंगे आपको, 1 लोन पेयर यहाँ पे, 1 लोन पेयर यहाँ पे। क्लियर है? अब देखोगे आप H2O है आपके पास, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 1 लोन पेयर और 1 लोन पेयर, बगल में H+ आया। ठीक, अब H+ है, इट मींस इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन देखोगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 + 2 + 2 + 2।
तो 2 2 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8 इलेक्ट्रॉन है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कंडीशन यही है, एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो, उसके पास लोन पेयर हो, दूसरे वाले के पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, कंडीशन हो रहा है। अब क्या होगा यहाँ पे देखोगे, ऑक्सीजन, फिर यहाँ से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन है, ये अपना डुप्लेट कंप्लीट किया। ये जो H है प्लस, चलो मैं सबसे ऊपर लिख देता हूँ, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर लेके अपना डुप्लेट कंप्लीट कर ले। ऑक्सीजन का ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, राइट। अब ऐसे बोल सकते हो कि ये क्या बन रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक लोन पेयर, सब पे प्लस। इसमें भी आप देखेंगे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, 2 कोवैलेंट बॉन्ड है, लेकिन एक बार बॉन्ड फॉर्म हो गया तो इन तीनों का प्रॉपर्टी, तीनों बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ सब कुछ सेम होगा। क्लियर है क्या? नोट पे लीजिए। अच्छा मैं आपको बताऊं कि अगर H+ को वाटर में डालोगे, क्या बोला मैंने, H+ को वाटर में डालोगे तो हाइड्रोनियम आयन बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोनियम आयन। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन मीन्स H+ इन वाटर, इसका जनरल फॉर्मूला होता है हाइड्रोनियम आयन का, जनरल फॉर्मूला H+, और H+ को वाटर के मॉलिक्यूल्स सराउंड कर लेंगे, इसी को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, H+ एंड H2O होल n। ठीक, तो अब ये जनरल फॉर्मूला है, इसका मतलब क्या है? जनरल फॉर्मूले का मतलब समझो, अगर मैं n का वैल्यू 0 0 से, हाँ n यहाँ पे क्या क्या हो सकता है ये बता दो, n = 1 2 3 4 ये हो सकता है। ठीक, अगर मैं n = 1 लूँगा, ये बनेगा H+, H2O बनेगा, टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए? H3 हो गया, मींस ये बनेगा H3O+। n = अगर मैं 2 ले लूँ, ये हो जाएगा H+ H2O2, तो यहाँ पे H कितना हो जाएगा? 5O+, सॉरी O कितना हो जाएगा? O2+, 400 H+ ही रहेगा सिर्फ। n = 3 ले लिया जाए, H+ H2O होल थ्राइस, मींस कितना हो जाएगा? H7O3+, n4 ले लो, H+ H2O2 मींस H9O4+, ऐसे चलते जाओ। तो ये सारे ही हाइड्रोनियम आयन के फॉर्मूले हैं, याद रहेगा क्या? इसे नोट से लीजिए। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। अब देखिए कोऑर्डिनेट कंपाउंड के प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करने वाले हैं। आप सबसे पहले ऐसे समझो सबसे पहले कि आयनिक बॉन्ड ऐसे बनता है A+ और B-, ये आयनिक कंपाउंड है। कोवैलेंट में क्या होता है? A सिंगल बॉन्ड B। कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि A कोऑर्डिनेट बॉन्ड B, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, A सिंगल बॉन्ड B, B पे माइनस A पे प्लस, राइट। मींस इसमें देखो थोड़ा बहुत कोवैलेंट बॉन्ड तो है ही, साथ में प्लस और माइनस में थोड़ा बहुत अट्रैक्शन भी आ सकता है। आप ऐसे समझो कि ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसका जो प्रॉपर्टी होगा ये आयनिक और कोवैलेंट इन दोनों के बीच में होगा। बात समझ में आ रही है क्या? अब इन दोनों के बीच में भी होगा, लेकिन ज्यादातर प्रॉपर्टी किससे मैच होगा? आयनिक से या कोवैलेंट से? आपको पता है कि यहाँ पे आयनिक में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, कोवैलेंट में शेयरिंग होता है, यहाँ भी शेयरिंग भी होता है। इसीलिए
कोऑर्डिनेट कंपाउंड का प्रॉपर्टी मैच करेगा ज्यादातर किससे, कोवैलेंट कंपाउंड से। बात समझ में आ रही है क्या? तो चलिए फिर आप गेस कर सकते हैं इसका प्रॉपर्टी इन दोनों के मिडल में होगा। चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, कोऑर्डिनेट कंपाउंड ये सॉलिड स्टेट में होता है, ये जनरली गैस फेज में होते हैं या फिर लिक्विड, ये मिडल में रहेगा, ऑलमोस्ट लिक्विड फेज में रहेगा। लेकिन कोऑर्डिनेट कंपाउंडर लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड, कोऑर्डिनेट कंपाउंडर जनरली लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड। फिर से यहाँ भी एग्जैक्ट चार्ज नहीं होता है, आयंस नहीं बनते हैं, इसलिए कोऑर्डिनेट कंपाउंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज यहाँ भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी एग्जैक्ट केटायन और एनायन नहीं बनते हैं। तो सेकंड लिख सकते हैं कि दे आर, ये सेकंड लाइक कोवैलेंट कंपाउंड, सेकंड प्रॉपर्टी ऐसे लिखो, लाइक कोवैलेंट कंपाउंड दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, like covalent compound they are bad conductor of electricity। next अपन बात करें melting point boiling point, तो इनका melting point boiling point covalent से ज़्यादा होगा, आयनिक से कम होगा। तो लिखिए कि melting point and boiling point is higher than covalent compound, melting point and boiling point is higher than, melting point and boiling point is higher than covalent compound but lower than ionic compound। हो गया? अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये नॉन पोलर में सॉल्युबल होता है, इसलिए कोऑर्डिनेट भी नॉन पोलर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत पोलैरिटी डेवलप हो रहा है, इसलिए पोलर सॉल्वेंट में स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं। तो फोर्थ पॉइंट लिखिए, दे आर soluble in non-polar solvent, they are soluble in non-polar solvent but slightly soluble in polar solvent, but slightly soluble in polar solvent। क्लियर है? इसलिए हमने प्रॉपर्टीज इनका स्टडी कर लिया। तो हमने ऑलमोस्ट बेसिक आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, हमने बेसिक स्टडी कर लिया है। क्लियर है क्या? चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।